वॉर का एक बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है और अभी तक हमें लग रहा था गौरी की वॉर दूर चल रही है हमसे, वेस्टर्न कंट्रीज और ईरान के बीच में चल रही है, बट अब वॉर मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट हमारे तट पर, कहते हैं बॉर्डर पे पहुंच चुकी है। पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये है गौरी, एंड गौरी बहुत अच्छी पॉलिटिकल एनालिस्ट है और हमें हमने अपने शो पे उन्हें बहुत बार बुलाया है क्योंकि एक अच्छी जियो पॉलिटिकल सेंस देती है। विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो रहती है, पर साथ में एक हिस्टोरिकल टर्म भी समझ में आता है। सो गौरी गौरी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा वॉर का टाइम चल रहा है गौरी, इसमें स्पेसिफिकली जो अभी हमने देखा कि श्रीलंका के कोस्ट पर आईएनएस दीना, जो ईरान की एक शिप थी, उस पर यूएस ने अटैक किया और इंडिया कंप्लीटली उस पर साइलेंट रह गया। ये जो पूरे कोइंसिडेंस थे कि इस पूरे इवेंट के अंदर ईरान का आना, अपनी दो शिप लेकर आना, साथ ही साथ उसके जाते टाइम ही, और अगर आप ये देखो कि इंडिया इंडिया की जो वाटर बॉडीज थी उससे 200 माइल्स दूर जाते ही उन पे अटैक होना, ये एक बहुत बड़ा अंदेशा है कि कुछ ना कुछ खतरा है। इंडिया क्योंकि बहुत टाइम से ये क्लेम करता हुआ आ रहा है कि इंडियन ओशन पे कोई भी आता है तो उसको सेफगार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हालांकि एस जयशंकर के जो स्टेटमेंट्स अभी सामने आ रहे हैं उसमें उन्होंने बोला है कि जब वो वाटर बॉडी हमारी थी ही नहीं तो हम उसके लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं है। पर इंडिया ने सिमिलर वे में कभी ऐसे पहले एक्ट नहीं किया है जिस हिसाब से वो इतना लीनेंट इस टाइम पर एक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज, जब उन्होंने कॉल भेजा फॉर कॉल फॉर इमरजेंसी, तब श्रीलंका ने उठाया और इंडिया का सच कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो इस पूरे गेम के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया प्रो इजरायली तो था ही, पर अब क्या पता कि इंडिया वो थर्ड कंट्री है जो इस वॉर के अंदर लड़ रहा है पर फॉरमोस्ट एरिया में अपने आप को दिखा नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ? शिवी, पहली बात तो धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके शो का हिस्सा बनना। और दर्शकों को अगर मेरे नॉलेज से, मेरे मेरे पढ़ने से, मेरे जो भी मैं जानकारी प्राप्त करती रहती हूँ उससे कोई भी फायदा होता है तो मेरा दिन सार्थक हो जाता है। अम, देखिए, अगर हम वॉर को समझें, कई लोग, आपने देखा होगा, एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देती हूँ, वोट नहीं डालते, कहते कि मोदी या फिर राहुल गांधी के आने से हमारे बिजली के बिलों पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर पॉलिटिशियन के आपके वोट डालने से स्कीम्स पे, पॉलिसीज पे, एलपीजी प्राइसेस, सीएनजी प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, सब पे फर्क पड़ता है, चाहे वो दिल्ली जैसी छोटी स्टेट हो, चाहे वो इंडिया जैसा बड़ा देश हो। और अब ट्रम्प जियोपॉलिटिकली चीजें डिफाइन कर रहा है, चाहे वो टैरिफ हो, और ईरान, मिडिल ईस्ट, रशिया, ये सब क्रूड ऑयल हमें बेचते हैं। हमने अभी अपना क्रूड ऑयल स्विच किया है। हम लोग नहीं इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, यूएस के प्रेशर में आकर, यूएस के साथ जो हमने टैरिफ डील की है, वॉर को एक तरीके से चोक होल्ड करने के लिए जो ट्रंप ने हमसे डिमांड की थी, ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद हमें लग रहा था कि ये वॉर मिडिल ईस्ट और वेस्ट और ट्रांस अटलांटिक तक रहेगी। लेकिन आज सुबह की खबर है कि 60 रुपए महंगा हो चुका है एलपीजी। जब आपका मेरे घर का चूल्हा एक्सपेंसिव हो रहा है, ये समझ जाइए कि कोविड भी लोगों को लगा था कि चाइना तक सीमित है, हम तक नहीं आएगा, और लोग मरे हैं कोविड में, शादियां कैंसिल हुई हैं, जॉब्स लॉसेस हुई हैं। मैं ये दावे से ठोक कर कह रही हूँ, मुझे गलत प्रूफ किया जाए तो मैं खुश ही होंगी, लेकिन द वर्ल्ड वॉर 3 हैज बिगन। और इंडिया इससे नहीं पीछे हट सकता। इंडिया हमेशा एक न्यूट्रल स्टांस रखता है। इंडिया हमेशा एक पीस मेकर की भूमिका निभाता है, चाहे रशिया यूक्रेन में, उसने यूक्रेन के कहने पर रशिया को समझाया कि आप मत वॉर कीजिए, रशिया का सपोर्ट किया, यूक्रेन को थोड़ा सा बैक ट्रैक करने बोला। उसके अलावा वेनेजुएला और यूएस के इशू में भी बहुत ही न्यूट्रल स्टांस रखा। पैलेस्टीन और इसराइल के भी इशू में हम लोग हमेशा पहले पैलेस्टीन को सपोर्ट करते थे, चाहे हमारे इसराइल के साथ रिलेशंस बेटर भी हुए, लेकिन हमने हमेशा एब्सटेन किया है कोई भी क्लियर स्टांस देने से। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि अभी बोट्स इंटरसेप्ट हुए हैं ईरान के, मैं आपको एक छोटी सी पॉलिटिकल इवेंट पे वापस ले जाऊंगी। एक छोटी सी न्यूज इवेंट थी जो लोगों ने मिस कर दी। ईरान ने इंडिया के वीजा को ब्लैकलिस्ट किया था, कैंसिल किया था, और इसमें कहा था कि एंटी कंट्री एक्टिविटीज है। इसका मतलब है कि ईरान को पता था कि इंडिया मिली भगत में है। आपको ये भी याद होगा कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, यूएई के आपके शेख हैं, वो इंडिया में 4 घंटे के लिए आए थे। 4 घंटे के लिए कोई भी लीडर नहीं आता है। तो इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही थी।
हमारे पॉलिटिशियंस जैसे पहले सरकार में, यूपीए सरकार में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, ट्रांसपेरेंट रहते थे, जर्नलिस्ट से बहुत बातचीत करते थे, मीडिया बहुत ओपन था। अब हमें पता है कि डिजिटल मीडिया के सिवाय जो आपका हेमिस्फेयर है वो सारा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के हित में इन्फॉर्मेशन एनीवेज कंट्रोल्ड आ ही रही है, लेकिन हमें आज नहीं पता चलेगा जब तक हम फॉरेन मीडिया को स्टडी ना करें कि इंडिया का कितना पार्टिसिपेशन है और कितना नहीं है। तो शिवी, द वर्ल्ड वॉर थ्री हैज एक्चुअली बिगन, एंड इसका टेस्टिमेंट मैं आपको इस बात से दे सकती हूँ कि जब 2019 में कोविड के बारे में खबर आई थी कि एक सार्स कोविड करके वायरस है, स्वाइन फ्लू भी जब हम बच्चे थे तब आया था, 2009-10 की बात मैं आपसे कर रही हूँ, इंडिया तक ये डिजीजेस पहुंचे थे। कोविड एक बायो वॉरफेयर की तरह एस्टैब्लिश हुआ था। आज की डेट में हम एक एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल और जो मिलिट्री वॉरफेयर है उसमें घुस चुके हैं। सबसे बड़ा हिंट है कि एलपीजी प्राइसेस हाई हो गए हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि लोगों की जॉब्स पे, मैरिजेस पे, प्लान्स पे इन चीजों का फर्क पड़ेगा। दुनिया इससे अफेक्ट होगी। ये बहुत छोटी इवेंट नहीं है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। इंडिया ने अपनी साइड चूज कर ली है क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के साथ नेगोशिएशन में था, यूएस के साथ नेगोशिएशन में है, इसराइल के साथ रिलेशनशिप्स में है, और हम लोगों ने एक तरीके से ईरान को कॉम्बैट करना चाहना है क्योंकि ठीक है, चाबहार पोर्ट में हमारे रिलेशंस थे, हमारे बहुत अच्छे हिस्टोरिक रिलेशंस हैं, लेकिन हमारा जो वीजा इशू है वो एक बहुत बड़ा टेस्टिमेंट है कि खटास आ चुकी है रिश्तों में। खटास की बात आपने सही बोली, पर हमने ना एक पूरा सीरीज जो मैं इसके अंदर देख रही हूँ ना, कि मतलब अगर मैं रेलेवेंट रीजन स्टेट करूं कि इंडिया क्यों प्रो इसराइली जा रहा है, तो ठीक है कि आपके अरब कंट्रीज के अंदर करीबन 90 लाख इंडियंस इस टाइम पे फंसे हुए हैं। उन लोगों का रोजगार, उनका सर्वाइवल, उनका सब कुछ, इनफैक्ट आप उन्हें इंडिया पे नहीं बुला सकते इस टाइम पे क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है। तो इतने लोगों को हम डील नहीं कर सकते, राइट। लेकिन इस पूरे केस के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जो ईरानियन एम्बेसडर है इंडिया के, उन्होंने साफ-साफ बोला है कि खमीनी ने हमें बताया कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं। तो ईरान अपने तरफ से तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया का जो स्टैंस है वो प्रो इजरायली जा रहा है, पर इंडिया ईरान को भी कुछ नहीं कह रहा है। अगर आप देखेंगे लेट रिस्पॉन्स कर रहा है, पर ये भी नहीं कि आक्रमण भी हो रहा है। तो इंडिया इस टाइम पे फिर से मल्टीपोलरिज्म की तरफ ही जा रहा है, या फिर उसका स्टैंड क्लियर हो रहा है इस वॉर के अंदर? देखिए शिवी, मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, जितना भी मैंने जियोपॉलिटिक्स को स्टडी किया है, जितना भी मैं इस वास्ट सब्जेक्ट की स्टूडेंट रही हूँ, कि चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, इंडिया हमेशा एक स्लो अप्रोच रखता है, वेट एंड वॉच, स्लो एंड स्टेडी। मल्टीपोलैरिटी हमारे लिए एसेंशियल है। हम लोग एक्सट्रीम्स में नहीं जाते क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में मैंने हमेशा से एक चीज कही है कि कौन किसका दोस्त कब बन जाए नहीं पता। हमारे चाबहार पोर्ट में एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट्स है। ईरान हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ बैर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो देखिए हमारा एक नोजी नेबर जिसको बोल सकते हैं वो है ही। हमने तालिबान की सरकार होते हुए भी अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखे हैं, वो कभी ना कभी हमें हेल्प करेगी वो चीज। तो ईरान के साथ डायरेक्टली तो हमें कॉम्बैट में नहीं आना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन अभी वॉर में ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्चुअली यूएस ने एक चीज ट्रिगर की। और देखिए मैं आपको इतना बता दूं, यूएस के जो हालत है वो अभी है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्रम्प किसी भी करवट उठ के कोई भी डिसीजन ले, उसको बोलने वाला कोई नहीं है, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना यूके। उस बुराई सब कर रहे हैं, सब उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका हमेशा से वही करता है जो उसको करना है। चाहे वो ओबामा का टाइम हो, चाहे वो जो बाइडेन का टाइम हो, चाहे वो जॉर्ज बुश का टाइम हो जब गल्फ वॉर हुई थी। और ट्रम्प का भी कुछ अलग नहीं है। ट्रम्प, मैंने हमेशा से बोला है, कैटलिस्ट है। वो आपका जियो पॉलिटिक्स में स्टीरॉइड्स ले गया है। वो हर चीज बहुत जल्दी जल्दी करता है, जो चीजें 4 साल में होनी चाहिए वो 1 साल में करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से इंडिया को अपना स्टांस जो है वो क्लीन और क्लियर रखना चाहिए। हम लोग हमेशा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखते हैं कि हम देखते हैं, हम हर चीज को एक 360 व्यू में देखने के बाद ही अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। यूएन में भी जब हमें बोलना होता है तो हम अब्रप्टली नहीं कोई भी स्टांस ले लेते हैं, हम बहुत बार एब्सटेन करते हैं। हमें उस चीज के लिए बहुत बैकलैश भी मिलता है कि हम कोई क्लियर स्टांस नहीं लेते। हमारे सिक्योरिटी काउंसिल का सीट रुका हुआ है, हमारा यूएन के अंदर एक तरीके से वो दर्जा नहीं उठ पा रहा है। बट आई पर्सनली फील कि
सेफ खेलना इज मच बेटर कि आप कोई ऐसा घातक स्टेप ले लें और आप किसी के अगेंस्ट चले जाएं जो आपको बैकफायर कर दे, क्योंकि ईरान अभी एक घायल शेर की तरह है। उन्होंने अपना आयतुल्ला खोया है। अगर इंडिया ने फालतू का पंगा लिया, वो इंडिया को भी वार करने से एग्जैक्टली। नहीं रोकेगा। तो जो रिसेंट अभी आइरिस दीना के साथ जो चीज हुआ, आपको लगता है कि इंडिया सॉरी ईरान इसका एक बदला निकाल सकता है? क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है, पर मुझे लग रहा है कि कोई एक चीज अगर ईरान को रोक के रखी है तो वो ये है कि उसका रशिया के साथ और चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है। पर ये दोनों ही कंट्रीज हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रहे। मतलब इनका ये है कि आप बता दे रहे हैं कि चलो कि तुम यूएस खराब कर रहे हैं, पर कोई मिलिट्री वाइज, कोई वेपन वाइज या कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाइज भी सामने नहीं आ रहा। जबकि ईरान के अंदर ऑलमोस्ट 900 से 1000 लोग ऑलमोस्ट मर चुके हैं, उसमें भी स्पेकुलेशन आ रही है कि बहुत से इंडियंस की भी डेथ हो रही है। ठीक है, तो इस पूरे गेम के अंदर अगर मैं एक चीज समझ पा रही हूँ तो ऐसा दिख रहा है मुझे, जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि ईरान इंडिया से अच्छे रिलेशन इसलिए मेंटेन कर रहा है ताकि उसके पास एशिया की पावर्स तो है, एक तरफ चाइना भी एक तरफ रशिया भी है। तो अगर इंडिया को भी अपने पास ले लेगा तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट वर्सेस एशिया की कंप्लीट आप समझ रहे हो एक वॉर जोन में चीजें बन जाएगी। लेकिन इंडिया का स्टैंड इतना प्रो इजरायली है, आप कुछ रीजन स्टेट कर सकते हो कि इंडिया इस बार यूएस के साथ या इसराइल के साथ या मिडिल ईस्ट के साथ क्यों जा रहा है? जस्ट बिकॉज इनकी ट्रेड डील्स हुई है या फिर कोई और पर्टिकुलर रीजन है? हम अपने देखिए, लॉयलिस्ट जहाँ दोस्तों के तक साथ क्यों नहीं बात है, जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझना होगा शिवी कि रशिया अपने आप एक वॉर में एंटेंगल्ड है। सोवियत यूनियन के बिखराव के बाद रशिया को कमजोर करने वाली ये वॉर है। कितना भी आप कहो कि उनके पास एम्युनिशन है, ये है वो है, आप अगर रिसेंटली न्यूज पढ़ोगे तो एलेक्स नेवल्नी जो बहुत बड़े क्रिटिक थे पुतिन के, उनकी डेथ को एग्जैक्टली। पॉइजनिंग बताया गया। और ये मैं जब एनालिसिस पढ़ रही थी तो यहाँ तक इस्टेब्लिश हुआ है कि ये पुतिन की एक तरीके से वेल्ड वार्निंग है कि मैं अगर अपने उसको लैब टेस्ट की तरह पॉइजन करके मार सकता हूँ तो मैं किसी भी वर्ल्ड लीडर को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि रशिया इस टाइम पर पूरे यूरोप के अगेंस्ट है। अब आप ये समझिए कि इंडिया ने मदर ऑफ ऑल डील्स साइन की है। इंडिया ने यूएस के साथ एग्जैक्टली। डील साइन की है जो अभी हम रिव्यू कर रहे हैं। हमारे इसराइल के साथ 2017 से काफी अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी शायद इस चीज के बारे में कहा था कि चाहे हम कितना भी प्रो पैलेस्टीन हो जाए, हम प्रो इस्लाम और प्रो उल्मा एकदम नहीं हो सकते। हम यूएई कंट्रीज के साथ इसलिए स्टैब्लिश्ड है अच्छे रिलेशंस में क्योंकि दुबई मिनी इंडिया है। हमारे अच्छे रिलेशंस एग्जैक्टली। हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ और यूएई के जो शेख हैं उनके साथ। हम वो रिलेशंस मेंटेन करेंगे जब वो लोग अमेरिका और इसराइल के साथ हैं। जब वो लोग ईरान के खिलाफ है, हम डायरेक्टली ईरान का साथ नहीं दे सकते। चाइना चाहे हमारा पड़ोसी है लेकिन वो एडवर्सरी भी है। मैं तो इतना भी बोलूंगी कि चाइना जो है ना इस पॉइंट पे, जैसे अमेरिका एक बैलेंस मेकर होता था, इकोनॉमिक सुपर पावर होता था, ऐसा लग रहा है पोजीशन स्विच हो गई है। पहले चाइना ऐसी हरकतें करता था, कॉम्बैटिव रहता था। अब अमेरिका ऐसी कॉम्बैटिव हरकतें कर रहा है। चाइना एक तरीके से पीस मेकर बन रहा है, वो ईरान को समझा रहा है कि देखो थोड़ा बैक ट्रैक कर लो। रशिया बोल रहा है कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं पर ज्यादा तुम इस चीज को तूल मत दो, क्योंकि अगर आपके पड़ोस में भी झगड़ा होगा कोई ना कोई तो आएगा ना शांत कराने के लिए। ज्यादा लोग नहीं होंगे एग्जैक्टली। जो मिर्ची झोंक के बोलेंगे कि बिल्कुल डंडा मारिए और लड़ाई कीजिए, क्योंकि वॉर से किसी का फायदा नहीं है। एट द एंड जब ये वॉर स्ट्रेच होगी तो नुकसान ही होगा, और सबसे बड़ी कैजुअलिटी आप और मेरे जैसे कॉमन लोग हैं। वो पॉलिटिशियंस नहीं जो बंकर्स में छुप सकते हैं। और आप सोचिए अगर खमेनी इतने पावरफुल होकर मारे जा सकते हैं तो आप और मैं एग्जैक्टली। तो धूल के बराबर है। एग्जैक्टली exactly. ये तो बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे बस ये है कि हमारे जो यूजर्स है वो बहुत ज्यादा समझना चाह रही है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूएस जिस भी तरीके की चीजें क्लेम कर रहे हैं इस पूरे वॉर में, उन्होंने बोला कि मैं इंडिया को परमिशन देता हूँ कि तुम 30 दिन तक रशिया से ऑयल खरीद सकते हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि नया ऑयल खरीदना है, जो स्टॉक ऑयल है उसको वापस मंगवा लो। ठीक है, उन्होंने यही सब स्टेट किया है। इंडिया फिर भी शांत रहा। इंडिया इस पूरे जो आईएनएस दीना के साथ हुआ, इंडिया ने उसमें भी शांति बरकरार रखी। हमने भले ही आइरिस लावन को अपने कोची में शरण दे दी, पर उसके बावजूद भी श्रीलंका इज द वन कंट्री जो इंटरनेशनल लॉ से बात कर रहा है, फिर साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये सारे इश्यूज पे वो केटर कर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनली वो काफी कनेक्शन कर रहा है, इसमें श्रीलंका भी एक बूस्ट पे जा रहा है। पर इंडिया का एज ए कंट्री विच हैज अ पावर राइट नाउ, प्लस इंडिया की जो पावर है वो हम सब अभी इस टाइम पे फील भी कर पा रहे थे।
वो बहुत शांत है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का कोई इन सब चीज़ों पे कोई वर्डिक्ट नहीं आ रहा है? व्हाई इज़ पीएम नरेंद्र मोदी सो साइलेंट? मेजर क्वेश्चन ये आ रहा है। शिवी, अगर आप ध्यान देंगे, जब यूएस लिबरेशन डे टैरिफ्स लागू कर रहा था, तब वो हर लीडर से बात करके बड़े बड़े ट्रम्प पे मतलब ट्रूथ सोशल पे ट्रम्प पोस्ट डाल रहे थे। इंडिया पे पोस्टिंग्स हुई, लेकिन मोदी ने एक बार भी यूएस प्रेसिडेंट का फोन नहीं उठाया। हाँ, आप अगर एग्ज़ैक्टली। जंगल की पॉलिटिक्स समझेंगे, हाथी सबसे मजबूत होता है, शेर से भी ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन सबसे शांत होता है। इंडिया को भी जियो पॉलिटिक्स में एक हाथी का ही दर्जा मिला हुआ है। जैसे चाइना को ड्रैगन कहा जाता है क्योंकि वो कॉम्बैटिव है, यूएस को ईगल कहा जाता है क्योंकि वो घातक है, वो चील जैसा है, उसकी आंखें हर जगह तेज है, जब वार करना होता है तो वो किसी को बख्शता नहीं है। हाथी कुचलने पे आए तो कुचलता है, लेकिन हाथी को जल्दी गुस्सा नहीं चढ़ता, आपने देखा होगा। तो इंडिया हमेशा अपनी पावर का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमें पता है कि हम कितनी सेंसिटिव जोन में है। हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, हमारा कोई भी दुश्मन बन सकता है, हम इतना बड़ा देश है, हम छितर जाएंगे। हम अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप नहीं है। हमें अपना पैसा भी बचाना है, अपनी वेलफेयर भी देखनी है, अपनी हमारी डिफेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम न्यूक्लियर एम्पावर्ड है, लेकिन हम लोग नॉर्थ कोरिया नहीं है। तो इसलिए मोदी चाहे कितना भी 56 इंच का सीना रखे, मैं उनकी जियो पॉलिटिक्स से बहुत सहमति रखती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार बदले, जो जियो पॉलिटिकल ब्रेन हेड्स है ना, वो नहीं एग्ज़ैक्टली। बदलते। तो वो शांति बरकरार रखना, वो हाथी की चाल चलना जो अभी हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कदम है। इसलिए हम बचे हुए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कभी यूएस के लिए लॉबिंग कर रहा है, कभी वो यूएस के अगेंस्ट बोल रहा है, कभी पार्लियामेंट में बोल रहा है हमारा इस्तेमाल हुआ, हमें टिश्यू की तरह ये किया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यूनिटी नहीं है, अकल नहीं है। और पाकिस्तान ने कभी डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं, उसको लगता था हमेशा मुझे भीख मिल जाएगी। इंडिया आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहता है। इंडिया नहीं चाहता कि वो किसी भी वेस्टर्न पावर, ईस्टर्न पावर, मिडिल ईस्ट या उल्मा या कोई भी किसी से भी इन्फ्लुएंस रहकर एक दबाव में आ जाए। कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन हम नहीं चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज की बात जहां तक है, मेरे दिमाग में हमेशा एप्स्टीन फाइल्स आती है। मैं कई बार ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी पढ़ रही हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है। 2019 में भी जब उसकी डेथ हुई थी, 2020 में कोविड आ गया था। मुझे नहीं एग्ज़ैक्टली। पता इस समय कितना सच है कि एप्स्टीन इतना बड़ा आदमी है कि उसकी वजह से एक वॉर हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, या उसकी वजह से सार्स कोविड में इतनी सारी डेथ्स हुई हैं। हमें ये सब नहीं पता, उसमें बहुत डीप जाना पड़ेगा। बट इंडिया का जो स्टांस है, इंडिया ने बहुत टैक्टफुली चीजों को डील किया है। और इंडिया का जो विश्वास है, वो इसी चीज में है कि वॉर ना हो, ताकि मतलब हमारा हित ही ना हो, दुनिया का। हम लोग तो सर्वे भवंतु सुखिना की थ्योरी करते हैं ना, हमारा हम लोग विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, वसुदैव कुटुंबकम की हम लोग थ्योरी को मानते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया की जो अभी भूमिका है, वो भीष्म पितामह की नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह मूक थे जब गलत भी हो रहा था। बट उनकी भूमिका, हमारी भूमिका शायद श्री कृष्ण जैसी है, जो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे और तभी एक्शन ले रहे थे जब कौरवों ने कुछ गलत किया। अभी ये देखना बाकी है कि असल में कौरव कौन है, क्योंकि वेनेजुएला में जो हुआ वो भी बड़ा अटपटा था, ईरान में जो हो रहा है वो भी बड़ा वो भी अटपटा है। बहुत। एकदम से मार देना, मुझे तो बहुत ही मतलब मैं बहुत ही हकबका गई थी इस न्यूज नहीं, को पढ़कर। आप ये बात अभी तो भी सही बोल रहे हो। हाँ, कि इस टाइम पे अभी भी ईरान जिस हिसाब से ईरान के साथ जो मतलब ये सारी ऑयल कंट्रीज है, इससे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इसराइल और यूएस को ऑयल एसेट लेने का बहुत ज्यादा चस्का चढ़ चुका है। उनको समझ में आ वो गया कि ऑयल हमेशा इज से है द श्री, पावर। वो आज से हाँ। नहीं है, वो गल्फ वॉर के टाइम से है। यूएस पे जोक्स बनते हैं कि इतना ज्यादा तेल उसको हर चीज में चाहिए होता है। अभी अभी मेरे पास अपडेट आई है इंडिया टुडे की, ईरान नाउ अ लूजर ऑफ मिडिल ईस्ट, ट्रम्प मॉक्स तेहरान आफ्टर अपॉलजी टू गल्फ नेशंस। क्योंकि ईरान ने अपोलोजाइज एग्जैक्टली। किया हाँ। कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम जो हाँ, तुम पे वार हो हाँ। गया, गलती से हो गया है। मैं आपको कह रही हूँ कि ईरान बौखलाया हुआ है इस पॉइंट पे। और ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प सीरियस लीडर नहीं है, ट्रम्प फिरकी लेने के उसमें है। तो ट्रम्प ने ईरान पे दोबारा तंज कस दिया है। और ईरान अभी घायल शेर है, वो अपने पहले वुंड्स नर्स करेगा, उसके बाद ही वो कुछ एक्शन लेगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ